हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम किशोर पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर। जैसा कि आप लोग 5th सेमेस्टर में हैं, 3rd ईयर के, मैं आपको प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, जिसमें कोर्स नंबर है PP311 और कोर्स टाइटल है डिसीजेज ऑफ हार्टिकल्चर फील्ड एंड हार्टिकल्चरल क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट फर्स्ट, जिसमें कि हम केवल फील्ड क्रॉप का डिसीज पढ़ते हैं। तो आज हम यूनिट नंबर 4 में डिसीजेज ऑफ सनफ्लावर पढ़ेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 22 के अंदर आता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज के लेक्चर का आउटलाइन दे देता हूं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू सनफ्लावर डिसीज, सनफ्लावर डिसीज का इंट्रोडक्शन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडे लेक्चर, आज के लेक्चर में क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। देन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द टुडे लेक्चर, आज के लेक्चर का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद सनफ्लावर में हम आज 3 डिसीज पढ़ेंगे, जिसमें कि पहला है निक्रोसिस, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है, फंगस के द्वारा होता है। देन स्क्लोटिया स्टेम रॉट, जो कि फंगस के द्वारा होता है, और एक और है अल्टरनेरिया ब्लाइट, जो कि फंगस के द्वारा होता है। इसके बाद हम बताएंगे कि आज के लेक्चर में आप लोगों को हम एक आप ये एक्सरसाइज देंगे। देन हम बताएंगे कि आज के लेक्चर का लर्निंग आउटकम क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट लर्निंग आउटकम ऑफ द टुडे लेक्चर। देन व्हाट आर द डिफरेंट रिसर्च स्कोप ऑफ द टुडे लेक्चर, आज के लेक्चर का क्या क्या रिसर्च स्कोप है। उसके बाद हम लास्ट में हम रेफरेंस बताएंगे कि जहाँ कहाँ से हमने मटेरियल इकट्ठा करके आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन तैयार किया है। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू सनफ्लावर डिसीज, सनफ्लावर डिसीज का इंट्रोडक्शन। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बता दिया था कि सनफ्लावर एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप है। मेनली साउथ इंडिया में सनफ्लावर का ऑयल यूज करते हैं फॉर कुकिंग पर्पज़, खाना बनाने के लिए, बट नॉर्थ इंडिया में उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। चूँकि इंडिया में सनफ्लावर ऑयल सीड और पल्स क्रॉप की बहुत ज़्यादा कमी होती है, इसलिए गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा प्रोग्राम चलते हैं कि फार्मर ऑयल सीड एंड पल्स क्रॉप उगाएं, जिसमें बहुत सारा सब्सिडी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। तो सनफ्लावर भी उन्हीं में से एक क्रॉप है। तो सनफ्लावर में बहुत अधिक मात्रा में रोग लगते हैं, जो कि या तो वायरस के द्वारा लगते हैं, या बैक्टीरिया के द्वारा लगते हैं, या निमेटोड के द्वारा, या फंगस के द्वारा लगते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सनफ्लावर की 3 डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है निक्रोसिस ऑफ सनफ्लावर, देन आता है स्क्लोटियम स्टेम रॉट, उसके बाद आता है अल्टरनेरिया ब्लाइट। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीज है, और लगभग 15 से 20% जो सनफ्लावर की क्रॉप का नुकसान होता है वो इन्हीं डिसीज की वजह से होता है। देन व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडे लेक्चर, आज के लेक्चर का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। सो टू स्टडी द वेरियस डिसीज ऑफ द सनफ्लावर, सनफ्लावर की जो विभिन्न रोग हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देन डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैथोजन, तो हम फील्ड में कैसे हम पैथोजन को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पैथोजन कौन सा डिसीज उत्पन्न कर रहा है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ वी डिटेक्ट पैथोजन इन द फील्ड। देन टू स्टडी द डिसीज साइकिल, डिसीज साइकिल कैसे कंप्लीट होती है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि किस किस टाइप से ये डिसीज साइकिल कंप्लीट हो रही है। देन टू स्टडी द मैनेजमेंट ऑफ द वेरियस डिसीजेज, हम कौन कौन सा कंट्रोल मेजर अपनाएंगे कि फील्ड में ये डिसीज ना लगे और फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड प्राप्त हो। सो ये आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है। देन व्हाट आर द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द टुडे लेक्चर, आज के लेक्चर का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। सो फर्स्ट इज जैसा कि मैंने बता दिया कि सनफ्लावर में बहुत ज़्यादा डिसीज लगती है, तो मेनली सनफ्लावर में फंगस के द्वारा डिसीज होती हैं, बट कुछ बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा भी डिसीज लगती हैं। तो सनफ्लावर क्रॉप में डाउनी मिल्डू, पाउडर मिल्डू मेजर डिसीज होती हैं, रस्ट भी एक मेजर डिसीज है, देन हेड रॉट भी है, परंतु कुछ माइनर डिसीज होती हैं जैसे कि अल्टरनेरिया ब्लाइट, स्क्लोटियम रॉट, ये सनफ्लावर की क्रॉप को कम मात्रा में नुकसान पहुंचाती हैं। और डिसीज की वजह से जो सनफ्लावर की क्रॉप का जो नुकसान होता है, लगभग 15 से 20% जो, या 20 से 25% जो सनफ्लावर की यील्ड का जो लॉस होता है वो डिसीज की वजह से होता है। इसलिए यदि फार्मर इन डिसीज को यदि रोक लेता है फील्ड में लगने से, तो उसको ज़्यादा यील्ड मिलता है, और उनको फार्मर को उसका जो सीड मिलता है, ग्रेन मिलता है, उसको बेच के वो ज़्यादा अर्निंग प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि उनका
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा होता है, थोड़ा सा इंक्रीज होता है। ठीक है। देन फर्स्ट डिसीज आता है नेक्रोसिस डिसीज, जो कि टबाको नेक्रोसिस वायरस के द्वारा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है सनफ्लावर की। इसको हम सनफ्लावर नेक्रोसिस वायरस या नेक्रोसिस डिसीज कहते हैं। कि चूँकि वायरस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम ऐसा यदि शुरू में ही यदि हम वायरस को डिसीज लगने से पहले रोक लेते हैं, तभी वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। देन इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में जो सनफ्लावर नेक्रोसिस डिसीज होता है, उसको फर्स्ट टाइम इंडिया में 1997 में बंगलौर में डिटेक्ट किया जाता है, तो इसलिए इंडिया में एक न्यू डिसीज है। उसके बाद इस शुरू में तो बंगलौर में डिटेक्ट किया था, उसके बाद पूरे इंडिया में इसको मेनली कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यहाँ तक कि कुछ पार्ट में मध्य प्रदेश में भी इस डिसीज को देखा गया है। देन जो एक सेकंड, इन द डिसीज को जो नॉर्मली आप जानते हैं कि जो सनफ्लावर की खेती की जाती है वो खरीफ सीजन में की जाती है, इसलिए जो सनफ्लावर नेक्रोसिस डिसीज होता है, तो जब तक क्रॉपिंग पीरियड होता है सनफ्लावर का, तो हर स्टेज में ये डिसीज लग सकती है, सभी स्टेज में लग सकती है। यहाँ तक कि कहीं पर सनफ्लावर को रबी क्रॉप के रूप में भी उगाते हैं, तो उनमें भी डिसीज लगभग 5 से 70% तक होती है। इसके बाद हम सिम्टम में देखते हैं कि जो इनिशियली सिम्टम होता है वो उसमें छोटा इरेगुलर शेप का नेक्रोटिक स्पॉट बनता है लीफ में। इसके बाद वो पूरा मिडरिप में भी कवर हो जाता है, जैसा कि आप लोगों को इस फोटोग्राफ में दिख रहा होगा कि पहले तो जो डिसीज लगता है वो लीफ में लगता है, इसके बाद पूरा का पूरा मिडरिप में चला जाता है। ठीक है। देन जैसे जैसे ये नेक्रोटिक स्पॉट बड़ा होता जाता है, इसके बाद जो लीफ होती है उसमें ट्विस्टिंग हो जाती है, लीफ मुड़ने लग जाती है, जैसा कि आप लोगों को पहले फोटो में दिख रहा है कि जो लीफ है वो ट्विस्टिंग होते जाए, लीफ मुड़ने लग जाइए। उसके बाद जो सिम्टम होता है वो लीफ लेमिला में भी प्रोड्यूस हो जाता है। इसके बाद वो यहाँ तक कि जो पेटियोल होता है और स्टेम होता है उसमें भी चला जाता है। फाइनली जो सूट होता है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है नेक्रोसिस वायरस की वजह से, और अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो सनफ्लावर का पौधा होता है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। या कई बार जो फ्लावरिंग पार्ट होता है उस पर भी हम सनफ्लावर नेक्रोसिस वायरस के इन्फेक्शन को देखते हैं, वहाँ पे भी नेक्रोटिक स्पॉट बन जाते हैं। यदि सनफ्लावर में मतलब यदि ये वायरस सनफ्लावर के शुरुआती जब कम एज का सनफ्लावर होता है, यंग होता है, उस टाइम पे यदि लग जाता है तो सनफ्लावर की क्रॉप में स्टंटिंग हो जाती है, सनफ्लावर का जो पौधा होता है वो बौना हो जाता है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता। और यदि कई बार जब फ्लावरिंग होती है उस समय हेड बनते हैं, उस टाइम पे यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो उस पर फ्रूटिंग या ग्रेन बहुत कम लगते हैं इस वायरस की वजह से, तो यील्ड का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका डिसीज साइकिल कैसे चलता है। तो इसके डिसीज साइकिल के लिए जो सनफ्लावर नेक्रोसिस वायरस होता है इसको हम टबाको स्ट्रीक वायरस भी कहते हैं। तो इसमें जो टबाको स्ट्रीक वायरस जो होता है इसको हम इलार वायरस ग्रुप में आता है, और वायरस मेनली मैकेनिकली सेप ट्रांसमिट होता है, सेमी इनकुलेशन के द्वारा ट्रांसमिट होता है। और ये वायरस जो टबाको स्ट्रीक वायरस होता है लगभग 22 क्रॉप को इन्फेक्ट करता है। इसलिए इसके जो कोलेटरल होस्ट है अल्टरनेट होते हैं, 22 होते हैं, और नॉर्मली ऑफ सीजन में इन्हीं क्रॉप में सर्वाइव करता है। जैसे ही सनफ्लावर क्रॉप नई सनफ्लावर क्रॉप को हम सोइंग कर देते हैं, और वो उसके बाद ये वायरस वहाँ से कोलेटरल होस्ट से हटके इसको सनफ्लावर की न्यू क्रॉप को इन्फेक्ट कर देते हैं। नॉर्मली जो ये वायरस होता है ये थ्रिप्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है, और जो इन्फेक्टेंट पोलन के द्वारा भी ये ट्रांसमिट होता है। क्योंकि ये इलार वायरस है इसलिए इलार वायरस पोलन के द्वारा भी ट्रांसमिट होते हैं। इसमें बीड होस्ट बहुत सारे होते हैं, जैसे कि पार्थिनियम हो गया,
एजीराटम हो गया, कैमेलिना हो गया, एबीड होस्ट होते हैं जिसमें वायरस लंबे समय तक सरवाइव करता है। इसके बाद आता है हम इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो इसके मैनेजमेंट के लिए जो बीड होस्ट होते हैं या फिर कोलेटरल होस्ट होते हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इससे जो सनफ्लावर का क्रॉप होता है उस पर वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस होते हैं या इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं उनको हम रूट आउट कर देते हैं, तो इससे भी वायरस कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा हम यदि सनफ्लावर के फील्ड के आसपास हम क्राइसैंथेमम और मैरीगोल्ड क्रॉप को हम उगाने से बचते हैं, क्योंकि उनमें भी वायरस लंबे समय तक सर्वाइव करता है और सनफ्लावर की क्रॉप को इन्फेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा ग्रोइंग 5 से 7 रो में हम बॉर्डर क्रॉप के रूप में हम सोरगम और बाजरा को यदि हम उगाते हैं तो इससे सनफ्लावर का क्रॉप इस वायरस से के प्रकोप से बच जाता है, क्योंकि बॉर्डर क्रॉप में जो वायरस होता है वो बॉर्डर क्रॉप में को इन्फेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए वो सनफ्लावर की क्रॉप में पहुंच नहीं पाता है। इसके अलावा हम इमिडाक्लोपिड से हम सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं एट द रेट ऑफ 5 ग्राम पर केजी। उसके बाद हम 2-3 स्प्रे कर देते हैं 15 दिन के अंतराल में, तो उससे डिसीज कंट्रोल हो जाते हैं। जो इमिडाक्लोपिड होता है वो इंसेक्टिसाइड होता है, वो इंसेक्ट वेक्टर को रोकता है जो कि थ्रिप्स होता है। यदि इंसेक्ट वेक्टर रुक जाएगा तो इस वायरस का ट्रांसमिशन नहीं होता है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो क्रॉप होता है वो सनफ्लावर का जो मेन क्रॉप होता है वो बच जाता है। इसके बाद दूसरा डिसीज आता है स्क्लोटियम रॉट, जिसको कि हम कॉलर रॉट भी कहते हैं। जो स्क्लोटियम रॉट होता है वो स्क्लोटियम रोल्फसाई के द्वारा होता है। जो स्क्लोटियम रोल्फसाई होता है वो बहुत अधिक लगभग 200 क्रॉप को इन्फेक्ट करता है, इसलिए ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा फंगस है जो लगभग 200 क्रॉप को इन्फेक्ट कर देता है या उनमें डिसीज उत्पन्न करता है, तो उसका आंसर जाता है स्क्लोटियम। ठीक है, तो ऐसा फंगस स्क्लोटियम होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए इंडिया में सबसे पहली बार 1973 में इसे एक डिसीज को खोजा गया था, रिपोर्ट किया गया था। देन हम देखते लगभग 10 से 15% जो सनफ्लावर की क्रॉप का जो नुकसान होता है वो स्क्लोटियम रॉट या कॉलर रॉट डिसीज लगने की वजह से होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका सिम्टम क्या होता है। तो इसके सिम्टम के लिए जो इनिशियल सिम्टम होता है, लगभग सनफ्लावर की क्रॉप को हम 40 दिन सोइंग के 40 दिन के बाद प्राइमरी या पहला सिम्टम आता है स्क्लोटियम रॉट का या कॉलर रॉट डिसीज का। इन्फेक्टेड प्लांट जो होते हैं उसमें स्टिकी अपीयरेंस निकलता है या बनता है, जैसा कि आपको दूसरे फोटोग्राफ में दिख रहा होगा कि उसमें स्टिकी अपीयरेंस हो जाते हैं और छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं। इसके बाद वो पूरे प्लांट के स्टेम में फैल जाते हैं और अल्टीमेटली जो प्लांट होता है वो डाई हो जाता है। इसके अलावा आप लोग स्टेम में वाइट कटनी माइसीलियम, वाइट कलर के माइसीलियम को भी देख सकते हैं, जो कि आपको दूसरे फोटोग्राफ में दिख रहा है। इसलिए ये कॉलर रॉट होती है। यदि कॉलर रॉट डिसीज लग जाती है तो पूरा पौधा बाद में वो ड्राई हो जाता है और कोलैप्स हो जाता है। तो कई बार इसके सिम्टम में आप लोग देख रहे होंगे, जो कि पहले डायग्राम में दिख रहा है कि इसमें जो लीफ में भी यदि कॉलर रॉट सिम्टम आ गया है तो लीफ में ड्रॉपिंग हो जाती है। देन हम देखते हैं कि इसके पैथोजन का कैरेक्टर क्या होता है। तो पैथोजन के कैरेक्टर के लिए पैथोजन डार्क कलर के ब्लैक या ब्राउन स्क्लोटिया बनाते हैं। क्योंकि स्क्लोटिया एक रेस्टिंग स्पोर होता है, इसलिए ऑफ सीजन में स्क्लोटिया लंबे समय तक सर्वाइव कर लेता है और ये मस्टर्ड के दाने के जैसा हार्ड एवं कठोर होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका डिसीज साइकिल कैसे चलता है। तो इसके डिसीज साइकिल के लिए जो फंगस जो होता है वो स्क्लोटिया में या फिर सर्वाइव एज अ स्क्लोटिया इन द सॉइल या इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस, जो फंगस होता है स्क्लोटिया के रूप में सॉइल और इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस में लंबे समय तक सर्वाइव करता है और यही स्क्लोटिया प्राइमरी इनोकुलम का कार्य करते हैं। इसका जो सेकेंडरी स्प्रेड होता है वो
स्क्रोटिया जो होता है वो इम्प्लीमेंट के द्वारा या फिर इरिगेशन वाटर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे फैलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका फेवरेबल कंडीशन क्या होता है। इसके फेवरेबल कंडीशन के लिए यदि अल्टरनेट पीरियड पे हाई सॉइल मॉइस्चर के साथ साथ वाटर स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है तो डिसीज को लगने के लिए बहुत सूटेबल, बहुत फेवरेबल कंडीशन बन जाती है। देन इसके मैनेजमेंट के लिए हम कलेक्शन या यदि हम इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रिस को हम कलेक्ट कर लेते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। देन यदि हम सीड ट्रीटमेंट कर लेते हैं कैप्टान या कार्बोक्सिन एट द रेट ऑफ 0.3%, या हम प्लांट की बेस पे हम चेस्टनट कंपाउंड को एट द रेट ऑफ 0.3% हम ड्रेंच कर देते हैं तो उससे भी डिसीज कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा हम सॉइल अमेंडमेंट कर देते हैं ओट स्ट्रा के द्वारा या कैस्टर या नीम केक के द्वारा, तो उससे भी डिसीज कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा हम ट्राइकोडर्मा हार्जियानम एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं, उससे हम सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं तो इससे भी डिसीज कंट्रोल हो जाएगी। देन तीसरा डिसीज आता है लीफ ब्लाइट। तो जो लीफ ब्लाइट होता है वो अल्टरनेरिया हेलियंथाई के द्वारा होता है। तो चूँकि अल्टरनेरिया बहुत इंपॉर्टेंट फंगस होती है, ये बहुत अधिक मात्रा में रोग उत्पन्न करती है अलग अलग क्रॉप में। इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट के लिए ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिसीज होती है। ये जहाँ जहाँ पे सनफ्लावर की खेती की जाती है वहाँ वहाँ पे अल्टरनेरिया रोग जरूर लगता है और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। लगभग 15 से 35% जो क्रॉप का नुकसान होता है वो अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट के द्वारा होता है। इसके सिम्टम में जो पहला सिम्टम आता है तो फंगस जो होता है वो ब्राउन इस कलर का सिम्टम उत्पन्न करता है लीफ में, जो कि कॉन्सेंट्रिक रिंग के रूप में रहता है। मैंने पहले भी बताया था कि अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट और सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट में एक ही अंतर होता है कि अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट में जो सिम्टम आता है उसको कॉन्सेंट्रिक रिंग बनाता है, जबकि सर्कोस्पोरा में कॉन्सेंट्रिक रिंग नहीं बनती है। तो शुरू में लीफ में ब्राउन कलर का स्पॉट बनता है, इसके बाद ये स्पॉट पूरे लीफ में फैल जाता है और स्टेम सेपल पेटल में भी फैल जाता है। इसके अलावा लीफ में यदि स्पॉट बन जाता है उस पर डार्क कलर के लेसन बनते हैं। लेसन या तो ब्राउन से ब्लैक कलर के होते हैं, सर्कुलर से ओवल स्पॉट बनता है उसमें, और 0.3 से 0.5 mm डायमीटर का होता है। इसके अलावा जो स्पॉट होता है वो उसमें क्लोरोटिक जोन बन जाता है जिसमें कि नेक्रोटिक सेंटर होता है। धीरे धीरे ये नेक्रोटिक लेसन इलाज होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग बनाते हैं और इरेगुलर शेप के रहते हैं। तो आपको इस फोटोग्राफ में दिख रहा होगा कि इसमें ब्राउन कलर का स्पॉट बन रहा है जो कि कॉन्सेंट्रिक रिंग के साथ रहता है। इसके अलावा दूसरे फोटोग्राफ में आपको स्टेम में भी या जो लीफ का जो स्टेम होता है उसमें भी ये डिसीज लग जाती है। इसके अलावा कई बार जो सेबल और पेटल होते हैं वो भी अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट के द्वारा इन्फेक्टेड हो जाते हैं। कई बार फ्लावर हेड में भी रोटिंग हो जाती है और इससे यदि फ्लावर हेड में भी रोटिंग हो जाती है तो इससे सीड का क्वालिटी रिड्यूज होता है और उसका जर्मिनेशन % भी कम हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पैथोजन का कैरेक्टर क्या होता है। तो जो फंगस होता है वो सिलिंड्रिकल शेप का कोनिडियोफोर बनाता है जो कि पेल येलो ग्रे येलो कलर के होते हैं, वो स्ट्रेट या कर्व होते हैं, जिनुकुलेट होते हैं। देन सिंपल और ब्रांच्ड होते हैं सेपरेट, और दो इसमें सिंगल कोनिडियम बनता है जिसपे कि कोनिडिया रहते हैं। और जो अल्टरनेरिया का जो कोनिडिया होता है वो भी सिलिंड्रिकल से लॉन्ग एलिप्सॉइड होता है और उसमें बहुत लॉन्गिट्यूडिनल एज ट्रांसफर सेप्टा पाए जाते हैं। तो चूँकि जो कोनिडियम में लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफर सेप्टा पाए जाते हैं इसलिए मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक डायग्नोसिस सिम्टम होता है, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर होता है अल्टरनेरिया को पहचानने का। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका डिसीज साइकिल कैसे चलता है। तो इसके डिसीज साइकिल के लिए जो फंगस होता है वो सीड में या होस्ट डेब्रिस में या बीट होस्ट में लंबे समय तक सर्वाइव करता है। इसका जो सेकेंडरी स्प्रेड होता है जो वो भिंडबर्न कोनिडिया की वजह से होता है। क्योंकि इसका जो सेकेंडरी स्प्रेड होता है वो भिंडबर्न कोनिडिया की वजह से होता है, इसलिए बहुत कम समय में ही पूरे सनफ्लावर की क्रॉप को इन्फेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका फेवरेबल कंडीशन क्या होता है। इसके फेवरेबल कंडीशन के लिए यदि रेनी वेदर है, कोल्ड विंटर क्लाइमेट है और यदि हम लेट सोइंग करते हैं सनफ्लावर की तो वो हाईली ससेप्टिबल हो जाते हैं इस डिसीज के लगने के लिए, अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट लगने के लिए।
देन हम देखते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो इसके मैनेजमेंट के लिए हम ग्रो रेजिस्टेंट वैरायटी को करते हैं, जो कि BSH1 होती है। इसके अलावा हम जो इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा हम बीड होस्ट को हम कुछ इंटरवल पे हम रोग आउट कर देते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं, तो उससे भी डिसीज कंट्रोल हो जाती है। ये कल्चरल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है। देन हम यदि हम क्रॉप को अर्ली सोइंग करते हैं तब भी वो डिसीज नहीं लगती है। इसके अलावा हम प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करते हैं, जो कि 60x30 सेंटीमीटर या 45x30 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा हम सनफ्लावर को सोइंग से पहले हम सीड को ट्रीट कर देते हैं थायरम या कार्बेंडाजिम से @ 2 ग्राम पर kg। देन ए डिसीज कंट्रोल हो जाती है। इसके साथ हम यदि 2 बार हम मैंकोजेब या जाइनेब @ 0.2% या कार्बेंडाजिम @ 0.1% हम 10 दिन के अंतराल में यदि हम स्प्रे करते हैं सनफ्लावर में डिसीज लगने पे, तो ए डिसीज कंट्रोल हो जाती है। तो आज हमने 3 डिसीज पहला पढ़ा हमने नेक्रोसिस या सनफ्लावर नेक्रोसिस, देन स्क्रोटियम रॉट, और तीसरा हमने पढ़ा लीफ ब्लाइट। यदि इन तीनों में आपको कोई भी परेशानी जाती है, कोई भी डाउट आता है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। देन इसके बाद हम आपको आज एक्सरसाइज देंगे। आप लोग सनफ्लावर के फील्ड पे जाइए, वहाँ से सैंपल कलेक्ट करिए। सैंपल कलेक्ट करने के साथ साथ आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन से सैंपल पे कौन सा डिसीज है। और इसके बाद यदि आप लाइव कंडीशन में आएंगे तो आपको स्लाइड प्रिपरेशन करना है कि इसका पैथोजन कैसा दिखता है। यदि अल्टरनेरिया वाला है तो उसमें बोथ लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज वर्टिकल सेप्टर दिखेंगे, ठीक है। इसके साथ आप लोग को पैथोजन को आइसोलेट करना है PDA मीडिया पे। देन आपको ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम के आधार पर डिसीज को पहचानना आना चाहिए। ये आज के लेक्चर का आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है। देन व्हाट आर द लर्निंग आउटकम ऑफ द टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर का लर्निंग आउटकम क्या है? तो आज के लेक्चर के लर्निंग आउटकम के लिए आज हमने 10 डिसीज पढ़ी। पहला पढ़ा हमने सनफ्लावर नेक्रोसिस वायरस या नेक्रोसिस डिसीज। देन दूसरा पढ़ा हमने स्क्रोटियम रॉट या कॉलर रॉट। तीसरा पढ़ा हमने लीफ ब्लाइट। तो इसका हमने कॉजल ऑर्गेनिज्म पढ़ा, सिम्टम पढ़ा, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है, पैथोजन का कैरेक्टर क्या होता है, देन फेवरेबल कंडीशन क्या है, डिसीज साइकिल है, फिर इसको हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये हमने पूरा पढ़ लिया। हमने ये भी बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम आप लोग डिसीज को फील्ड में कैसे पहचानोगे। तो आज के लेक्चर का लर्निंग आउटकम है। देन आज के लेक्चर का व्हाट आर द रिसर्च स्कोप ऑफ द टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर में आप रिसर्च स्कोप क्या कर सकते हैं। देन टू डेवलप इको फ्रेंडली मैनेजमेंट ऑफ डिसीजेज, आप इको फ्रेंडली मैनेजमेंट प्रैक्टिस आप डिस्कवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑन द बेसिस ऑफ आपको मोस्ट एफिशिएंट ट्राइकोडर्मा और सीडोमोनास का स्ट्रेन खोजना होगा जो कि फंगस और बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सके। देन आपको सर्वे करना होगा सनफ्लावर की क्रॉप का चंबल रीजन में कि कहाँ कहाँ पे होती है, उस पर कौन कौन से रोग लगता है, और जो रोग लगते हैं उनमें उसको आप लैब में लाके आइसोलेट करिएगा। फिर उसमें अलग अलग रीजन का जो आइसोलेट होता है पैथोजन का वो अलग अलग होता है, तो ये डिटेक्ट करिएगा कि कौन सा पैथोजन मोस्ट वायरुलेंट है ए डिसीज के लिए। देन ऑन द बेसिस ऑफ पोजन फूड टेक्निक के आधार पर आप बेस्ट बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट सजेस्ट कर सकते हैं फार्मर के लिए कि कौन सा बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट बेस्ट है और ये डिसीज को रोकता है। तो आज के लेक्चर के रिसर्च स्कोप है। देन आज के लेक्चर का ये रेफरेंस है जहाँ से हमने आपके लिए मटेरियल इकट्ठा करके प्रिपरेशन PPT तैयार किए हैं। यदि आपको और भी ज़्यादा स्टडी करनी है तो आप इन बुक को रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आप ICRE कोर्स में भी जाके पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हमारा लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कोई भी डाउट आता है हमारा वीडियो देखने के बाद तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।